हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर HPSC के द्वारा जो PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई हैं अभी 2024 में, तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो अभी हम लेकर आए हैं HPSC द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय से जो वैकेंसी निकाली गई हैं उसकी आज हमारी होगी क्लास नंबर 15। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि अभी तक हमने क्लास नंबर 14 तक अकॉर्डिंग टू HPSC सिलेबस हम डाल चुके हैं। और जो भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये उम्मीद करती हूँ कि उन्होंने ये सभी क्लासेस देख ली होंगी। तो हम अपने चैनल पर अभी से, आपको पता है कि मैंने यूनिट नंबर 5 शुरू कर रखी थी। और यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत मैं काफ़ी वीडियोस, जो 13-14 वीडियो हैं, ये मैं डाल भी चुकी हूँ। और आज मैंने ये सोचा कि यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 हम इन दोनों को साथ लेकर चलते हैं, ताकि एक ही दिन में आपको दो दो वीडियो मिलते रहें। तो यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत आते हैं तो उपन्यास और हिंदी उपन्यास। एक यूनिट नंबर 3 या 2 के अंदर भी उपन्यास आते हैं, लेकिन ये वो उपन्यास है जो 8-10 उपन्यास आपको स्पेशल दिए गए हैं। पर्टिकुलर उपन्यास का नाम लिख कर दिया गया है कि देवरानी जेठानी, जैसे ये उपन्यास है पंडित गौरीदत्त शर्मा का। इस प्रकार से आपको ये उपन्यास पढ़ने हैं। कुछ एक उपन्यास दे रखे हैं और यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो यूनिट नंबर 6 को भी मैंने आज से शुरू कर दिया है और क्लासेस जो है मैं सीक्वेंस से डाल रही हूँ। और क्लास नंबर आज की 15 है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे उपन्यास, और उपन्यास का नाम है देवरानी जेठानी की कहानी। और इस उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं पंडित गौरीदत्त शर्मा। और इस उपन्यास के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसको कि हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाए। तो हिंदी के प्रथम उपन्यास किसे माना जाए, उसी के संदर्भ में इस उपन्यास का भी नाम लिया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे देवरानी जेठानी का उपन्यास। तो जो है ये उपन्यास पंडित गौरीदत्त शर्मा का। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है कि आज हमें उपन्यास भी हमने आज से शुरुआत कर दिए हैं, क्योंकि ये जो है ना उपन्यास वाला चैप्टर पढ़ाने का मेरा काफ़ी दिन से मन था। और वो जो यूनिट नंबर 5 में करवा रही थी उसमें पद अधिकतर थे, काव्य से संबंधित था और पदों की हमें व्याख्या करनी पड़ रही थी। तो थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट बीच में मुझे लगा कि हाँ डाउन होता जा रहा है, तो मैंने आज से यूनिट नंबर 6 भी शुरू कर दी। ऐसा नहीं है कि मैं यूनिट नंबर 5 को पूरा नहीं करवाऊंगी, तो यूनिट नंबर 5 भी पूरा होगा। बात करें अपने चैनल की, तो चैनल पे जो आप लोगों के कमेंट्स हैं या आप लोगों का जो सपोर्ट है वो मुझे बेहद, मतलब उम्मीद से ज़्यादा मिल रहा है। तो आप सभी का बहुत ही तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट भी कर रहे हैं। देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब किसी एक नए मंदिर का निर्माण किया जाता है तो मंदिर खुद नहीं पूजता है, उसे पुजारी पुजवाते हैं। अब जैसे कि हमने ये अपना ये अपना यूट्यूब चैनल तो बना दिया, लेकिन इस यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाने में आप लोगों की मदद चाहिए। आप कमेंट करें कि मैम ये वीडियो डालें या ये वीडियो डालें, तो उस पर आपको वीडियो ज़रूर मिलती रहेंगी। क्योंकि जब कमेंट आ जाते तो ऐसा मन करता है कि हमने उस कमेंट का जवाब नहीं दिया है, हमें उस कमेंट का जवाब देना है, वीडियो बनानी है। जैसे किसी एक कैंडिडेट ने मेरे पास कल कमेंट किया था कि मैम लास्ट 13 या 15 डेज़ की स्ट्रेटजी बनाइए, तो मैंने अपना सारा काम छोड़कर उस पर तुरंत वीडियो बनाई। ऐसा थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, बाकी जो है कि अगर आप इस तरीके से हमें एक्साइट नहीं करेंगे, उत्साहित नहीं करेंगे, मनोबल नहीं बढ़ाएंगे, तो जिस रफ्तार से हम वीडियो डाल रहे हैं उसी रफ्तार से आपको मिलती रहेंगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितनी वीडियो चाहिए। तो आज हम मैंने यूनिट नंबर बताया, जो आपकी UGC नेट का जो सिलेबस है सेम टू सेम सिलेबस असिस्टेंट प्रोफेसर में दिया गया है। और हम अपने इस चैनल पर सब्जेक्टिव प्लस स्क्रीनिंग की एक साथ तैयारी कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम एक साथ तैयारी कैसे हुई, तो जैसे कि एक उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी और गौरीदत्त शर्मा इसके लेखक हैं, तो आपसे सीधे तौर पर ये प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका सबसे पहले स्क्रीनिंग होगा। और स्क्रीनिंग में जो फोर जो कैंडिडेट हैं उसका वैकेंसी का 4 गुना शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए।
ठीक है, उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। तो स्क्रीनिंग की तैयारी, स्क्रीनिंग का मतलब स्क्रीनिंग जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि एचपीएससी का मैंने पिछले ये जो हिंदी का था पीजीटी का वो भी पेपर दिया था, तो इतने ज़्यादा नहीं पूछते हैं। फिर उसी के संदर्भ में उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि एचपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछती है। तो इसमें से स्क्रीनिंग के आपको क्या करना है कि जैसे कि एक उपन्यास है, आप जब अपने नोट्स बनाएं, सब्जेक्टिव भी साथ बनाएं और ऑब्जेक्टिव भी आप अपने साथ बनाएं। ऑब्जेक्टिव टाइप को आप साइड में, जैसे कि आपका ये एक पेज है और इस पेज में आप थोड़ा सा यहाँ पर मार्जिन डाल लें अंदर की साइड, और इनमें आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, बीच में आप सब्जेक्टिव लिख सकते हैं। तो ये एक तरीका है आपके नोट्स तैयार करने का। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की, और इसमें हम उपन्यास पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि देवरानी जेठानी उपन्यास जो है, अब उपन्यास मान लो ये उपन्यास तो छोटा हो, लेकिन जो उपन्यास होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो सारे उपन्यास, सारे नाटक, सारे कहानी, सारे निबंध पढ़ना इतने कम समय में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, काफ़ी वाइड सिलेबस है। तो क्या करेंगे कि जैसे कि देवरानी जेठानी जो उपन्यास है, इसका हम कथा का सार पढ़ेंगे, और कथा सार पढ़ने के बाद आप से पूछे गए हर एक प्रश्न पर आप अपने दिमाग पर जोर डाल सकते हैं, आप प्रश्न के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसमें पात्र कौन कौन से हैं, कथा का सार क्या है, और उसके प्रमुख जो कथन हैं वो क्या हैं, और यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, और इस उपन्यास को लिखने के पीछे इसका जो उद्देश्य है वो इस लेखक का क्या है। यानी कि इस उपन्यास के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है, या किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर उन्होंने ये रचना की होगी। तो ये सारी बातें हम आज के इस उपन्यास में पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? पंडित गौरीदत्त शर्मा। डॉक्टर गोपाल राय इसे हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। हालांकि अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि देवरानी जेठानी उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना है। क्योंकि ये छोटी मोटी पोस्ट तो है नहीं, ना टीजीटी पीजीटी का कोई एग्ज़ाम है कि इतना टफ आपसे नहीं पूछेंगे, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। तो जो गोपाल राय है, ठीक है, वो उन्होंने इसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। ये 1870 ईस्वी में मेरठ के एक लियो प्रेस से प्रकाशित हुआ था। अब सबसे आपको इसका पता होना चाहिए कि देवरानी जेठानी जो उपन्यास है, इसे गोपाल राय ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। ये उपन्यास 1870 में प्रकाशित हुआ, और कहाँ से प्रकाशित हुआ? मेरठ के एक लियो प्रेस से प्रकाशित हुआ था। ये ध्यान रखना है, 1870, यानी कि अब 2024 चल रही है, तो काफ़ी पुराना ये उपन्यास है। ध्यान रखना है। गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास 35 पृष्ठों में समाहित एक लघुकाय उपन्यास है। अब मैंने जैसा कि अभी बताया था कि उपन्यास जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी पृष्ठों में लिखे हुए होते हैं, तो सभी को पढ़ना मुश्किल होता है। जैसे कि 35 पृष्ठ का है, तो इतना ज़्यादा समय नहीं है। जैसे कि सुनने में खबर आ रही है कि अभी बहुत ही जल्दी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की डेट शेड्यूल दे दिया जाएगा। तो इसने क्या कहा है कि गौरी दत्त का एक लघुकाय उपन्यास है, जबकि 35 पेजों का है, और इसे एक लघु उपन्यास कहा है। ठीक है। हिंदी के प्रथम उपन्यास के मतभेद में ये उपन्यास भी गिना जाता है। जब चर्चा चलती है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाए, तो इस उपन्यास के अंदर भी अनेक विद्वानों में, अनेक लेखकों में मतभेद होता है कि किसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाए। और प्रथम उपन्यास की जब जहाँ भी चर्चा होती है, तो इस उपन्यास का भी नाम लिया जाता है, जिसके लेखक पंडित गौरीदत्त शर्मा ने उपन्यास की भूमिका में ही इस उपन्यास के उद्देश्य और जरूरत को रेखांकित कर दिया है। देखो, ये जब उपन्यास पंडित गौरीदत्त शर्मा ने लिखा, तो इस उपन्यास की जो भूमिका उन्होंने लिखी, उस भूमिका के अंदर ही उन्होंने ये शो कर दिया था कि इस उपन्यास को लिखने का उनका उद्देश्य क्या है, और इसके अंदर क्या ज़रूरत महसूस की गई है, उसको रेखांकित किया गया है।
ये उपन्यास पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष को रेखांकित करता है। तो लड़कियों के लिए ये समझना बहुत ही आसान है कि देवरानी और जेठानी, तो सीधी सी बात है कि आप यहाँ से थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि या तो देवरानी पढ़ी लिखी होगी, जेठानी अनपढ़ होगी, या जेठानी पढ़ी लिखी होगी या देवरानी अनपढ़ होगी, जिसमें कि उनमें मतभेद होते रहते हैं। अक्सर ऐसी ही कहानियाँ हमारे आम घरों में भी देखने को मिलती हैं। तो थोड़ा डिटेल से हम यहीं पर पढ़ेंगे। और उपन्यास का जो है ये उपन्यास पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष को रेखांकित करता है। अब आपसे पूछ ले कि देवरानी जेठानी जो उपन्यास है उसमें किस बात को रेखांकित किया गया है, तो इस उपन्यास में पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोषों को रेखांकित किया गया है। उपन्यास का परम लक्ष्य यही बताना है कि समाज परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियां क्यों जरूरी है। देखो, आजकल जो स्त्रियां पढ़ी लिखी होती हैं, एक नौकरी पाना ही उनका प्रमुख लक्ष्य रह गया है। लेकिन नौकरी पाना ही आपकी पढ़ाई लिखाई का प्रमुख लक्ष्य नहीं है। अगर मेरी बात बताऊं तो जब मैंने +2 का एग्ज़ाम दिए भी नहीं थे, यानी कि मार्च में एग्ज़ाम होते थे और अक्टूबर नवंबर में ही मेरी शादी कर दी गई थी मेरी बड़ी बहन के साथ। अगर मैं चाहती तो वहीं पर, जैसे मेरी बड़ी बहन ने अपनी पढ़ाई वहीं पर छोड़ दी थी, मैं भी छोड़ देती। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं पढ़े, मेरा खुद का जुनून था जिसने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। और ससुराल वाले भी ऐसे मिले कि उन्होंने भी मेरी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। और आज मेरे पास, अगर आप माने, तो मैंने +2 के बाद 3 इयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिरसा पॉलिटेक्निक से मैंने किया। उसके बाद मैंने ये सोचा कि ऐसे तो मैं जो उड़ना चाहती हूँ, हिंदी विषय में मेरी काफ़ी रुचि थी, क्योंकि जब स्कूल लेवल पर जब स्पीच कंपटीशन होते थे तो स्टेट या लेवल तक मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं अपने स्टेट के जो है अच्छे खासे एक वक्ता भी रही। ठीक है, काफ़ी जगह पर मैंने पुरस्कार भी प्राप्त किया। तो हिंदी विषय के पीछे मेरा काफ़ी अच्छा लगाव था। तो मैं वापस जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था उसे छोड़कर वापस आर्ट में आई और मुझे ये लगा कि अब शादी भी हो गई है, एक तरह का बंधन भी हो गया है, शादी भी हो गई तो बच्चे भी होंगे, तो फिर मैं अपने सपनों की उड़ान को कैसे पूरा कर सकती हूँ। और फिर मैंने अपने बीए की डिस्टेंस से, फिर मैंने एमए की और एमए करने के बाद मैंने एमफिल की। कभी भी मैं टीचिंग लाइन में, मतलब जो स्कूल लेवल है, यानी कि एक टीचर मैं कभी भी नहीं बनना चाहती थी। मैं हमेशा असिस्टेंट प्रोफेसर का मैंने सपना देखा। और फिर एमफिल के बाद मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया। फिर मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया था और स्कूल में मैंने ये सोचा कि स्कूल में जैसे कि बीएड डिग्री कंपलसरी होती है, तो मैंने बीएड में एडमिशन लिया, फिर मैंने बीएड की। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टीचिंग में जाऊंगी। और अभी जैसे कि कई लोग मेरे पास कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैम क्या आपका पीजीटी में हुआ या नहीं हुआ, तो भाई मेरी सोच अलग है। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। जो भी फॉर्म निकला, चाहे दिल्ली का निकले, चाहे यूपी का निकले, चाहे राजस्थान का निकले, चाहे बिहार का निकले, वहीं पर अप्लाई कर देते। मैंने आज तक कोई भी अदर स्टेट का जो है फॉर्म अप्लाई नहीं किया, ये मेरा रिकॉर्ड है। मैंने सिर्फ एक भर्ती देखी है, पीजीटी की देखी है, और सिर्फ मैंने ये हरियाणा की देखी। और वो भी मैंने इसलिए देखी क्योंकि ये मेवात कैडर की वैकेंसी थी और मेवात कैडर की ही मुझे वैकेंसी चाहिए थी। मैं हरियाणा में भी ये नहीं कि मैं अपने बच्चों को, मैं गुरुग्राम में रहती हूँ और यहाँ पर अपने बच्चे को अकेला छोड़कर मैं करनाल ड्यूटी करूँ या फिर मैं यमुनानगर ड्यूटी करूँ, ये भी मुझे पसंद नहीं था। तो मैंने ये एक ही फॉर्म भरा था, मेवात कैडर का, इसलिए भरा था कि मैं गुरुग्राम से डेली अप डाउन कर सकती थी। तो इसके अलावा मैंने अदर स्टेट के कभी कोई फॉर्म नहीं भरे। फिर ये सोचते होंगे कि मैम आपने इतनी सारी डिग्री ली मैंने अपने लिए ली, कि कोई मुझे अनपढ़ ना कहे, मुझे खुद को आना चाहिए। और उसी की बदौलत अगर मुझे कुछ आ रहा है तो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ। और ये बिल्कुल मेरे मन में नहीं आता कि मैं आज एक गवर्नमेंट टीचर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी गवर्नमेंट टीचर के लिए कोई अथक प्रयास नहीं किए। ठीक है, तो ये कभी हम किसी और वीडियो में बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा यहाँ ये आ गई थी कि स्त्रियों के लिए जो शिक्षा है वो किस हद तक जरूरी है, पढ़ी लिखी क्यों जरूरी है। देखो, पढ़ना लिखना आपके लिए केवल इतने इसीलिए जरूरी नहीं है कि आप पढ़ लिख कर नौकरी लग सके और एक पैसे कमा सके। पैसे कमाने वाले भी घर में हैं, वो कमा रहे हैं, अच्छा घर का खर्चा चला रहे हैं। लेकिन एक माँ होने के नाते, एक बहू होने के नाते, एक बेटी होने के नाते हमारे घर में काफ़ी जो जिम्मेदारियां होती हैं और बच्चों को संभालना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन टैलेंट जो है किसी से छुपा हुआ नहीं रहता, वो किसी का भी मोहताज नहीं रहता। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आज आपके पास मल्टीमीडिया है, आज आप अपने टैलेंट को कहीं पर भी उभार सकते हैं। ठीक।
तो एक पढ़ी लिखी स्त्री जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छे गुण, अच्छे तौर तरीके सिखा सकती है, तो एक अनपढ़ भी, मैं नहीं मानती कि अनपढ़ में इतना नहीं होता, काफ़ी अनपढ़ औरतें भी ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शन दे सकती हैं। तो पढ़ाई लिखाई एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के ज़माने में, चाहे आप नौकरी लगें या ना लगे। ये नहीं कि आप नौकरी की दौड़ में अंधाधुंध आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे से आपका परिवार जो है नष्ट भ्रष्ट होता जा रहा है। इस तरह की दौड़ भी आपको नहीं करनी चाहिए। तो इसने क्या कहा कि पंडित गौरी दत्त ने ये कहा कि उनका लक्ष्य यही था इस उपन्यास को लिखने के पीछे कि हमारा जो समाज है, हमारे परिवार हैं, क्योंकि परिवार से ही समाज बनता है। सबसे पहले एक इंसान, इंसानों से बनता है आपका परिवार और परिवार से बनता है आपका समाज। अगर आप अपने आप में एक इंसान पढ़ा लिखा है तो उसका परिवार एजुकेटेड होगा, अच्छा संस्कारी होगा, और परिवार अच्छे संस्कार वाले हैं, ठीक है, तो वो समाज भी स्वाभाविक रूप से अच्छा होने वाला है। तो समाज के लिए, परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियां क्यों जरूरी हैं, ये इस उपन्यास के माध्यम से पंडित गौरी दत्त जो हैं वो बताना चाहते हैं। पंडित गौरी दत्त ने अपनी इस कृति में स्पष्ट किया है कि वे इसका प्रणयन स्त्री शिक्षा के लिए कर रहे हैं। कि इस प्रणयन का मतलब इसकी रचना उपन्यास की क्यों की पंडित गौरी दत्त शर्मा ने, कि उन्हें ये लगा कि स्त्री शिक्षा हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। वे ये भी लिखते हैं कि मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। देखो यहाँ पर आज जब इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा की बात की है तो पुरुष क्यों खुश होंगे, क्योंकि आज के समाज में अधिकतर पुरुष भी ऐसे हैं कि जब उनकी स्त्री जो है नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकती है, परिवार को नहीं संभाल पाती, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाती है, तो पुरुष भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से डिस्टर्ब रहते हैं। तो ऐसा इन्होंने लिखने का प्रयास किया है कि जिसे पढ़कर स्त्री और पुरुष जो हैं दोनों ही इसका लाभ उठाएंगे। इसमें बनिया परिवार की पृष्ठभूमि द्वारा कथा प्रस्तुत की गई है। तो आप समझ गए होंगे कि जो गौरी देवरानी जेठानी की जो कहानी है, ध्यान रखना है, 1870 में मेरठ के लियो प्रेस से प्रकाशित हुआ हिंदी का पहला उपन्यास माने जाने वाले उपन्यासों में इसका नाम गिना जाता है। ये एक लघु उपन्यास है, लगभग 35 पृष्ठों में लिखा गया एक उपन्यास है। और इस उपन्यास में मुख्य रूप से जो समाज की पढ़ी लिखी और जो अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष हैं उनको रेखांकित किया गया है। और इस उपन्यास को लिखने का लक्ष्य ये था कि हमारे समाज और परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियाँ क्यों जरूरी हैं, ये इस उपन्यास का लक्ष्य है। ठीक है। और इस कहानी को जो है उन्होंने एक अनोखे ढंग से लिखा है, और कहानी है बनिया परिवार की एक पृष्ठभूमि के द्वारा ही इस कथा को प्रस्तुत किया गया है। अब सबसे पहले हम इसके पात्रों की बात करेंगे कि इसमें पात्र कौन कौन से होते हैं। तो कोई भी उपन्यास हो, कहानी हो या नाटक हो, उसमें दो तरीके के पात्र होते हैं, एक प्रमुख पात्र होते हैं और एक गौण पात्र होते हैं। तो जो प्रमुख पात्र होते हैं, जो अहम भूमिका निभाते हैं, उन्हें प्रमुख पात्र कहते हैं, जैसे नायक है, नायिका है। और जो गौण पात्र होते हैं, जिनकी की उपन्यास या कहानी या नाटक में कम भूमिका होती है, उसे गौण पात्र कहते हैं। इसी प्रकार से इसमें प्रमुख पात्र हैं, और प्रमुख पात्र में भी स्त्री और पुरुष दो प्रकार के पात्र हैं। तो पुरुष पात्र में कौन कौन है, जैसे कि इसमें बताया, मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताऊंगी कि जैसे कि एक बनिया परिवार है। क्या है? एक बनिया परिवार है, और बनिया परिवार का जो मुखिया है उसका नाम है सर्व सुख लाल। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, सर्व सुख लाल। ठीक है, सर्व सुख, ये ढंग से नहीं दिख रहा, यहाँ से सबसे पहले आप देख लेना, सर्व सुख लाल। ये ऐसे आप याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगे। सर्व सुख एक बनिया है, लाला सर्व सुख, और ये बनिया परिवार का है। ठीक है, बनिया परिवार है। फिर इसके दो बेटे हैं, एक बेटे का नाम है दौलत राम, ये बड़ा बेटा है, और दूसरा बेटा है छोटे लाल। ठीक है। फिर इसमें छोटे लाल की पत्नी है, इसके बराबर में इसका नाम लिख लेंगे, दौलत राम की पत्नी का इसके बराबर में। फिर इसके भी दो बच्चे और इसके भी दो बच्चों का जिक्र हुआ है। तो दौलत राम की जो पत्नी है वो इस उपन्यास में जेठानी है, और छोटे लाल की जो पत्नी है वो इस उपन्यास में देवरानी है। तो दौलत राम के दो बेटे हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। तो इस दौलत राम के बच्चों का नाम है मुलिया और कन्हैया। ठीक है, नन्ना और मोनू, किस इस प्रकार से छोटे लाल के दो बच्चों के नाम हैं। और इसमें जो सर्व सुख लाल है उसके दो बेटे हैं और दो उसकी बेटियां हैं। नीचे यही सारे पात्र आएंगे जो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा।
तो लाला सर्वसुख लाल कौन है? मेरठ का एक अग्रवाल बनिया जिसने अपने पुरुषार्थ से धन दौलत हाट हवेली खड़ी की। यानी कि ये बनिया है, इसने काफ़ी मेहनत करके अपने पैसे कमाए, अपना बिजनेस बनाया। पुरुषार्थ मतलब अपनी मेहनत करके अपनी हाट हवेली मतलब अपने धन बिजनेस सब कुछ बनाया। और मेरठ का है अग्रवाल बनिया है। इसका एक बेटा है दौलत राम, लाला सर्वसुख लाल का बड़ा बेटा, ये पिता के व्यवसाय में सहयोग करता है। तो याद रहेगा अभी तक जो मैंने आपको पात्र बताए हैं। मुलिया और कन्हैया कौन है? दौलत राम के क्रम से पुत्री और पुत्र हैं। तो पुत्री मुलिया है और पुत्र जो है वो कन्हैया है। अब ये तो बात हो गई थी यहाँ पर। अब हम करेंगे छोटे लाल। छोटे लाल जो है सर्वसुख का छोटा बेटा, रेलवे के दफ्तर में नौकरी करता है। ये रेलवे के दफ्तर में नौकरी करता है और जो बड़ा बेटा दौलत राम था वो अपने पिता के व्यवसाय में उनकी हेल्प करता है। फिर से छोटे लाल के फिर से दो बच्चे हैं, नन्हे और मोहन। तो नन्हे मोहन छोटे लाल के क्रम से बड़े और छोटे, तो दो बच्चे हैं ये, नन्हे और मोहन। तो ये और बड़े वाले के एक लड़की थी और एक लड़का था। अब बात करते हैं स्त्री पात्र की। तो स्त्री पात्र कौन है? एक तो ज्ञानो है जो जेठानी है यानी कि दौलत राम की पत्नी, और घर की जेठानी यानी कि बड़ी बहू। और जो बड़ी बहू है वो अनपढ़ है और झगड़ालू प्रवृत्ति की है। ठीक है, बड़ी ज्ञानो, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो जेठानी है वो बड़ी ज्ञानी बनती है और घर में फिर लड़ाई झगड़ा करती है, ऐसे याद हो जाएगा। और जो दूसरी बहू है देवरानी यानी कि घर की छोटी बहू, उसका नाम है आनंदी। और ये छोटे लाल की पत्नी है, व्यवहार कुशल है और विवेकशील स्त्री है। आनंदी यानी कि जो देवरानी है वो सुशिक्षित है और गुणवान है। अब इनमें एक और स्त्री पात्र आता है पार्वती, सर्व सुख की बड़ी बेटी। इसकी शादी दिल्ली में हुई है। यानी कि मैंने अभी बताया कि एक तो छोटे लाल और एक दौलत राम, सर्व सुख लाल के ये दो बेटे हैं और उनकी दो बेटी हैं, एक पार्वती और एक सुखदेई। तो सुखदेई जो है सर्व सुख बनिए की छोटी बेटी है और पार्वती जो है ये सर्व सुख की बड़ी बेटी है जिसकी शादी दिल्ली में हुई है। तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको पात्र याद करवाए हैं। और पात्र जब इस तरह से स्टोरी के साथ हम पात्र याद करते हैं तो कभी भी नहीं बोलते हैं। अब आता है कि गौण पात्र कौन कौन से हैं। तो शिव दयाल, वंशीधर कवाड़ी, ज्ञानचंद, डोंगर, तहसीलदार, राम प्रसाद, गंगाराम, भगवान देई, दिल्ला पांडे, मिश्रानी, मुंशी टिकट नारायण, हर सहाय काबली, लाला दीन दयाल, कृपी, बाल विधवा। ठीक है, और लाला बुलाकी दास मदरसे में नौकर है और झल्ला मल। तो ये कुछ पात्र हैं जो कि गौण पात्र हैं और अभी जो मैंने आपको बताए थे वो प्रमुख पात्र थे। अब हम इस उपन्यास की कथा का सार पढ़ते हैं कि इसमें बताया क्या गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस उपन्यास के केंद्र में नारी को आधार बनाकर पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच का अंतर स्पष्ट किया गया है। अब जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इस उपन्यास का जो प्रमुख उद्देश्य था लेखक का, वो प्रमुख उद्देश्य ये था कि पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच के अंतर को स्पष्ट किया जा सके। अब पढ़ा लिखा इसके अंतर्गत कौन था? छोटी बहू थी और जो अनपढ़ थी वो बड़ी बहू ज्ञानो देवी थी। ठीक है, और आनंदी कौन थी? छोटी देवरानी जो पढ़ी लिखी थी। लाला सर्वसुख के बड़े बेटे दौलत राम की पत्नी बहू ज्ञानो और छोटे बेटे ये इस पे मेरा हाथ लग गया था, सॉरी। तो इसमें मैंने बीच में इसको काटा नहीं है। छोटे बेटे छोटे लाल की पत्नी आनंदी है। ज्ञानो अर्थात जेठानी बेपढ़ी स्त्री है, मतलब बेपढ़ी नहीं अनपढ़ स्त्री है। वह तनिक भी व्यवहार कुशल नहीं है, मतलब वो व्यवहार में कुशल नहीं है। उसे नहीं पता कि ये देवरानी है, इसके साथ मुझे कैसे बर्ताव करना है, ये मेरी सास है, इसके साथ कैसे बर्ताव करना है। तो वो व्यवहार कुशल नहीं है। सास ससुर देवरानी छोटी बहू सबसे उसकी खटपट लगी रहती है। यानी कि सास ससुर के साथ भी उसकी, जब वो व्यवहार कुशल नहीं है तो परिवार में ना सास से उसकी बनेगी, ना ससुर के साथ बनेगी, ना जेठानी के साथ बनेगी, ना नंदों के साथ बनेगी। छोटी बहू अर्थात देवरानी पढ़ी लिखी और समझदार है। उसकी व्यवहार कुशलता से लाला सर्वसुख और उनकी पत्नी सहित पूरा परिवार संतुष्ट रहता है। यानी कि जो छोटी बहू है वो सभी को संतुष्ट रखती है, सभी को हंसमुख रखती है। देवरानी जेठानी उपन्यास अनेक सामाजिक कुरीतियों, बाह्य आडंबरों, धार्मिक अंधविश्वास आदि पर करारी चोट करता है। आभूषण प्रियता,
विवाह में फिजूल खर्च, झाड़ फूक आदि की चर्चा हुई है। यानी कि ये जो उपन्यास है देवरानी जेठानी, इसमें किसका वर्णन किया गया है? अनेक जो समाज के अंदर कुरीतियां हैं, जो आडंबर फैले हुए हैं धर्म के नाम पर, जो अंधविश्वास है, इन सभी पर करारी चोट की है। अब तुम्हें पता है कि समाज की कुरीतियों, आडंबरों और अंधविश्वासों पर कौन विश्वास करेगा? जो अनपढ़ है। और आभूषण प्रियता, विवाह में फिजूल खर्च, झाड़ फूक आदि की चर्चा हुई है। आभूषण प्रिय, अब एक पढ़ी लिखी औरत है, पढ़ी लिखी भी इस प्रकार की हरकतें करती हैं। पढ़ी लिखी के अंदर भी समझदारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पढ़ी लिखी औरतें थोड़ा अगर समझदार हैं तो वो कहेंगी आभूषण प्रिय, कोई शादी फंक्शन में कोई किसी प्रकार की जिद नहीं करते। जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है कि आज का ये शादी, ये कपड़ा तो मैंने दूसरी शादी में पहन लिया था, मैं इस कपड़े को इस शादी में नहीं पहनूंगी। तो इस तरीके की आभूषण प्रियता, विवाह में फिजूल खर्च, झाड़ फूक आदि की चर्चा भी हुई है। जैसे कि थोड़ा जो घर परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं वो औरतें इस प्रकार की हरकतें करती हैं। अलगोछे की समस्या, मतलब अलगाव की समस्या, अकेले अलग होना, जैसे कि देवरानी जेठानी एक समय के बाद अलग हो जाते हैं घर में, इस समस्या की भी इस उपन्यास में चित्रित हुई है। परिवार में वृद्ध की स्थिति क्या हो जाती है? देखो, एक वृद्ध है, जैसे कि लाला सर्व सुखलाल है, कोई भी बड़ा बुजुर्ग है, चाहे आपके घर में हो चाहे मेरे घर में हो, बड़े बुजुर्ग हमेशा अपने घर की झाड़ू को बंदी बुआरी के रूप में ही रखना चाहते हैं। तो जब परिवार में अलगाव होने लगता है, टूट फूट होने लगती है, तो जो परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी दशा जो है थोड़ी सी खराब हो जाती है। उपन्यास इस पर भी हल्की सी रोशनी डालता है। तो इस उपन्यास में किस किस पर प्रकाश डाला है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका पेपर सब्जेक्टिव होगा। परिवार में वृद्ध की स्थिति क्या हो जाती है जब परिवार में कलह होता है, उपन्यास में हल्की सी रोशनी डाली गई है। अलगोछे की समस्या को भी इस उपन्यास में उभारा गया है। आभूषण प्रियता, विवाह में फिजूल खर्ची, झाड़ फूक आदि की चर्चा हुई है। और सामाजिक कुरीतियों, भाई आडंबर, धार्मिक अंधविश्वासों पर भी करारी चोट की है। हिंदी के इस प्रथम माने जाने वाले उपन्यास की खास बात यह है कि इसमें लोक जीवन के चटख रंगों का सुंदर प्रयोग हुआ है। लोक जीवन, जैसे कि गांव में ये हरकतें ज़्यादा होती है देवरानी जेठानी वाली, और शहरों में भी होती होंगी, लेकिन आजकल तो क्या है कि नौकरी लगे और अकेले अकेले परिवार हैं, एक एक परिवार हैं, संयुक्त परिवार बहुत ही कम रह गए हैं। तो और अगर संयुक्त परिवार अगर नहीं भी हैं, देवरानी कहीं बैठी है, जेठानी कहीं बैठी है, एक फ़ोन ऐसा चल गया कि दूर बैठियों की भी आपस में लड़ाई करवाता रहता है। तो यहाँ पर लेखक ने इस उपन्यास के माध्यम से जो लोक जीवन है अपना, मतलब जो अपना जो लौकिक है, यानी कि जो देसी अपना जो जीवन है, उसको चटक रंगों के सुंदर प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया है। उपन्यास का जो अंत होता है वो किससे होता है? उपन्यास का अंत बंटवारे से होता है। जब घर में कलह हो रहा है, देवरानी लड़ रही है, जेठानी लड़ रही है आपस में, और जेठानी कह रही है कि मुझे तो देवरानी के साथ ही नहीं रहना, तो फिर बंटवारा तो स्वाभाविक है। जहाँ बड़े दौलत राम के हिस्से में दुकान, जबकि छोटे बेटे छोटे लाल के हिस्से में मकान आता है। तो बड़े देखो, एचपीएससी इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेते हैं कि देवरानी जेठानी उपन्यास में जब उनका बंटवारा होता है तो दौलत राम के हिस्से में क्या आता है? तो दुकान आती है, और छोटे लाल के हिस्से में मकान आता है। क्योंकि जब एचपीएससी पीजीटी का पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें ये पूछा था कि एक चैप्टर था सिल्वर वेडिंग, उसमें ये पूछा था कि यशोधर बाबू की घड़ी, दफ्तर की घड़ी उसकी खुद की घड़ी से कितने मिनट आगे थी? तो 5 मिनट का अंतर था। इस तरीके के प्रश्न भी पूछे गए हैं। दौलत राम मकान में भी आधा हिस्सा ले लेता है। दौलत राम बड़ा बेटा है, उसके हिस्से में दुकान आती है, लेकिन वो छोटे बेटे के हिस्से में मकान आता है, और वो मकान में से भी बड़ा वाला बेटा छोटे बेटे के मकान में से भी हिस्सा ले लेता है। मकान से जाते वक्त बड़ी बहू खिड़कियों के दरवाजे और चौखट भी ले जाते हैं कि फाड़ ले जो कुछ फाड़ना है, जो आज तो मिल रहा है उसके बाद कोई नहीं आने देगा। ठीक है, तो विशेष क्या है? अब बात करेंगे कि इस उपन्यास में विशेष क्या है। ये उपन्यास समस्या के साथ समाधान भी प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए झाड़ फूक की जगह डॉक्टर को दिखाना, मतलब इसमें क्या है कि ये नहीं कि झाड़ फूक को दिखा दिया
और उससे जो है आडंबर फैला दिया। इन्होंने क्या कहा है, एक उदाहरण भी दिया है कि झाड़ फूक की जगह पर आप डॉक्टर को बुलाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। वृद्ध समस्या के बीच देवरानी द्वारा सेना का आदर्श प्रस्तुत करना, यानी कि वृद्धों की जो समस्या है, अब वृद्ध है, देवरानी अलग होगी, जेठानी अलग होगी, बड़े बुजुर्ग को कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, तो इसमें देवरानी ने क्या है, एक आदर्श प्रस्तुत किया है, तो समस्या का समाधान हो गया। ठीक है। आनंदी के पिता द्वारा कहलवाया गया, आनंदी के पिता द्वारा कहलवाई गई ये बात है। और क्या कहलवाया गया कि ज्ञानवान लड़कियां घबराती नहीं है, क्योंकि आनंदी के पिता को अपनी बेटी पर गर्व था कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो इस प्रकार की हरकत नहीं करेगी। तो उसने क्या कहलवाया कि ज्ञानवान लड़कियां घबराती नहीं है, सब काम किए जाती हैं। पुनर्विवाह का समर्थन किया गया है। लोक मुहावरों का यथास्थान उचित प्रयोग किया गया है। तो क्या है इसमें विशेष, आनंदी के पिता द्वारा कहलाई गई ये अभिव्यक्ति जो है आपको बतानी है। इसमें पुनर्विवाह का समर्थन भी किया गया है, झाड़ फूक की जगह डॉक्टर को दिखाना, और वृद्ध समस्या के लिए जो देवरानी है उसने अपना आदर्श प्रस्तुत किया है। इसमें लोक मुहावरों का भी यथास्थान, यानी कि जहाँ पर जरूरत पड़ी वहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब प्रमुख उद्धरण कौन से हैं? शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते। शीतला माँ आप जान गए कौन सा? अरे माता निकल गई, जैसे बच्चे के मुंह पे कोई थोड़ा सा लाल लाल फोड़े फुंसे से हो जाते, कहीं नहीं ये तो माता है, ये कर दे, हाथ के वो बांध दे, लाल कपड़ा बांध दे, उसमें राई बांध दे, कूड़ी का थोड़ा सा कूड़ा ला के बांध दे, नीम के पत्ते बांध दे, करते हैं ना ये लोग इस तरीके के। तो ये कहते हैं कि शीतला माँ नाराज हो गई है, इसके भय से लोग क्या करते हैं, मतलब जब चेचक के टीके लग रहे होते हैं सरकार की तरफ से, तो इस उपन्यास में बताया गया है कि वो अपने बच्चों को चेचक का टीका भी नहीं लगवाते हैं, क्यों? उनका ये मानना है कि शीतला माता नाराज हो जाएगी। और फिर मेरठ में सर्वसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था, ये प्रमुख उद्धरण है इसमें। तो बाकी ये पेज तो वही है। तो ये उपन्यास इतना ही था। कैसा लगी आपकी वीडियो, आज की वीडियो दोस्तों? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और आप चाहते हैं इसी प्रकार की और वीडियो आपको मिलती रहें तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़्यादा करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये थी हमारी यूनिट नंबर 6। ठीक है, और इसका उपन्यास हमने पढ़ा देवरानी जेठानी की कहानी। ठीक है, और बाकी अपने चैनल पर तैयारी कर रहे हैं, जितनी वीडियो मैंने डाली हैं शायद आपने देख ली होंगी। धन्यवाद।